जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग कमेंट्स को भी फॉलो करते हैं और साथ साथ इस चीज़ को भी देखते हैं कि कौन सी ऐसा टॉपिक है कि जो जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, तो फिर उस टॉपिक को लेके फिर हम वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे वो सबसे पहले मैं जो है उनके लिए वीडियोस ज़्यादातर बनाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम जब ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हमारे यहाँ ना बिल्कुल एक समझ लें वी स्टैंड इन अ वेरी नो मैंस लैंड। एक बहुत ग्रे एरिया होता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं इस वक्त ये शहान अली मेरे साथ हैं फार्मासिस्ट, और मैं ये फ्रेश ग्रेजुएट ही हैं और साथ इन्होंने सेल्स को ज्वाइन किया और आगे ये जाना चाहते हैं मार्केटिंग में। तो इन्होंने जब अपना थोड़ा सा मुझे चीज़ बताई तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इनके एक्सपीरियंस को शेयर करूं कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने क्या किया। सबसे पहले इसके इनके इंट्रो के साथ जाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये वाली फील्ड क्यों चुनी। अस्सलाम वालेकुम शाहान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए भी। जी जी। My name is Shahan Ali. I am basically from Gujranwala and I graduated from the University of Central Punjab since 2022. ठीक है, तो इसका मतलब है आप फ्रेश ग्रेजुएट ही हैं। जी एग्जैक्टली। और अभी करंटली आप क्या कर रहे हैं और क्या ये आपकी पहली जॉब थी या इससे पहले भी आपने कहीं काम किया? नहीं, ये करंटली मेरी पहली जॉब है। मैं स्टार्ट से ही सेल्स को मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता था और अभी मैं सीसीएल में जॉब कर रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने ये सबसे पहले ये चीज़ देखी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैं डिटेल पे गया, अपने सीनियर से कांटेक्ट किया जो डिटेल में काम कर रहे थे, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके पास जाके उनका फीडबैक लिया कि क्या डिटेल में ग्रोथ है कि नहीं। उनसे फीडबैक लिया। उसके बाद जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे इंडस्ट्री वालों के पास गया अपने सीनियर्स के, उनसे फीडबैक लिया कि इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी है कैसी नहीं है। देन उसके बाद मैं अपने हॉस्पिटल जो से गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में कर रहे हैं, डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं उनके पास गया कि फार्मासिस्ट की यहाँ पे पाकिस्तान में क्या रोल है इनका और गवर्नमेंट में कैसी जॉब्स हैं यहाँ पे आ रही हैं। इसके बाद मैंने जो मार्केटिंग में थे, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था मेरा मार्केटिंग का था, मैंने अपने मार्केटिंग के फेलो से कांटेक्ट किया जो मेरे सीनियर्स थे। सेल्स में गया, वहाँ पे मतलब वहाँ पे कांटेक्ट किया। तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि ग्रोथ किस चीज़ में है, मेरे नज़रिए के मुताबिक मैंने ये देखा कि सेल्स को ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान में सेल एंड मार्केटिंग का जो सा स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मेरे सीनियर्स हैं वो जॉब कर रहे हैं एज अ पीएम, एज अ बीएम डिफरेंट कंपनीज में, जैसे सीसीएल, गेट्स फार्मा, हाईनून फार्मा। वैसे मैं ये इन क्वेश्चंस की तरफ भी मैं आऊँगा ताकि ज़रा ज़्यादा क्लियरली लोगों को पता चले कि इस जो आप चीज़ कर रहे हैं इसके अंदर क्या आगे स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ आपका, ठीक है? कि मुझे ये बताएं कि जब आप 5 साल हैं आपके फर्म डी के, उन 5 सालों में आपने कोई इंटर्नशिप या जॉब की? यस। कहाँ पे? मैंने 5 सालों के अंदर मैंने स्टार्ट से ही डिटेल में जॉब की थी। मतलब ग्रेजुएट करने के दौरान फर्म डी के कितने साल? करीबन 1 to 1.5 ईयर्स। और ये थर्ड ईयर के बाद या फोर्थ ईयर के बाद, यानी थर्ड ईयर 3.5 साल के बाद आपने स्टार्ट किया ये जॉब? फर्स्ट ईयर के बाद मैंने इंटर्नशिप की थी। देन थर्ड ईयर के बाद मैंने, जब कोरोना का सीजन था तो तब मैंने देखा कि सब लोग घरों में बैठे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं। लेकिन उस वक्त आप एक जाहिर बात है कि फुल फ्लेज फार्मासिस्ट नहीं, लेकिन ड्यूटीज ऑलमोस्ट फार्मासिस्ट की, ये इंटर्नशिप प्लस फार्मेसी एक्सपीरियंस आपका आ गया। एग्जैक्टली ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन से पहले का एक्सपीरियंस लिया रिटेल का, आपको आइडिया हो गया इसका। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि बताया कि आप अपने हॉस्पिटल के लोगों के पास भी गए, सबके पास गए, फिर आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ किया। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये था कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। ग्रोथ ज़्यादा। ठीक है। और ये आपको पता कैसे चला कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा है? ये लोगों के एक्सपीरियंस को लेके? बिल्कुल एग्जैक्टली। मैंने अपने डिफरेंट फेलो से कॉन्टेक्ट किया, जब अपने मेरे सीनियर से जो, तो अभी मेरा ये चीज़ ही थी कि नाम के मैंने सेल्स के जो से पर्सन से अभी 2022 में या 2021 में 2017 से लेके जो से बैचेस थे, तो मैंने इन सब से कांटेक्ट किया कि ये लोग कहाँ कहाँ पे हैं। जो जो मार्केटिंग में थे मैंने उनके साथ जाके मतलब इस चीज़ को डिस्कस किया कि क्या सीन कि यहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है और हम अपने प्रोडक्ट्स को मतलब सेल्स में जब जाते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे शो कर सकते हैं आगे। इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ आपकी, और ये चूँकि वीडियो से पहले थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई थी, उन्होंने ये बताया, तो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि जब लोग ग्रेजुएट होते हैं तो ब्लाइंडली जो चीज़ मिलती है उसके पीछे जाते हैं। ठीक है,
करना भी चाहिए, जो पहली अपॉर्चुनिटी मिले उसको गेन करना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, वो वहाँ गुम हो जाते हैं, वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि मैंने ग्रेजुएशन से पहले अपनी इंटर्नशिप इसमें करनी है, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अप्लाई इधर करना है, ठीक है। तो अगर अनपेड भी आपको इंटर्नशिप मिले तो आपको करते रहना चाहिए, ताकि जब आप ग्रेजुएट करें तो एक्सपीरियंस की बेस पे हॉस्पिटल में लेते हैं। इसी तरह से आप पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केटिंग सेल्स का है और आपको अभी जॉब नहीं मिली, तो आप रिटेल पे स्टार्ट कर दें, कहीं और स्टार्ट कर दें जहाँ से, ताकि वो जो अर्निंग आपको आ रही है आपका सर्कल चलता रहे और उसके बाद अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चले जाएँ, ठीक है। इन्होंने अपना, चूँकि इन्होंने बताया था कि हॉस्टल राइट भी है और स्टार्ट किया, और उसके बाद अब इन्होंने परस्यू वो करे जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ग्रेजुएशन आपकी हो गई, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पहली जॉब फिर राइट आफ्टर ग्रेजुएशन सेल्स के अंदर की, कहाँ की, कैसे एक्सपीरियंस था, और वो अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर आपने किया? जी, राइट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने अपनी मतलब सीवीज वगैरह जो डिफरेंट कंपनीज में ड्रॉप की थी, जैसे सिस्टर फार्मा, हाइनून फार्मा, गेट्स फार्मा, मार्टिन डो से मुझे ऑफर आई कि आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे। मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे जाके, उसके बाद सीसीएल से मुझे ऑफर है कि वहाँ पे जाके इंटरव्यू वगैरह मैंने दिया वहाँ पे। उसके बाद गेट्स फार्मा में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं गया। तो जब मैंने मार्टिन डो में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करें, स्टार्ट करें आप। तो उसके बाद मैंने सीसीएल में दिया, तो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो से लगी थी वो सीसीएल फार्मास्यूटिकल्स लगी थी, क्योंकि इनके हेड ऑफिस बेसिकली लाहौर में ही है। और सीसीएल पहली वो जगह थी जो आपने ज्वाइन की, इससे पहले भी कोई जगह ज्वाइन किया? सीसीएल मेरी पहली कंपनी। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा आपसे और किस तरह से आपने वो इंटरव्यू को मैनेज किया? जी, देखें, कोई भी कंपनी जब आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे मतलब बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो इंटरव्यू होता है। तो जब मुझे सीसीएल वन ने कॉल की, मैं उनके जो उनसे रीजनल ऑफिस है वहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहाँ पे मेरे एसएम बैठे थे, सीनियर मैनेजर बैठे थे, और जो उनसे डीएसएम है, डिस्ट्रिक्ट सेल मैनेजर, वो बैठे थे। दोनों ने मेरा ज्वाइन इंटरव्यू किया। मैं अपने फेलोज के यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपने इंटरव्यू में सबसे पहले पैनिक नहीं होना, ठीक है। वहाँ पे वेल ड्रेस होके जाना है, एक प्रोफेशनल लुक के साथ जाना है। आपने वहाँ पे जाके बैठना है, आपने वो आपसे पूछेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने सबसे पहले अपने बारे में बताना है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे आपके जो उनसे पास्ट लाइफ है उसके बारे में, आपके अगर आप हॉस्टल लाइट हैं, आप यहाँ पे हॉस्टल लाइट की क्वेश्चनिंग करेंगे आपसे कि आपने ये यहाँ पे मैनेज कैसे किया, आपने आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। देन वो आपसे कुछ सिनेरियोज आपके सामने रखेंगे कि आप इन चीज़ों में मतलब इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपने एट द स्पॉट आंसर करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल वो क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका आपने सोच समझ के आंसर करना होता है। वहाँ पे आपके सामने डिफरेंट सिनेरियोज रखे जाते हैं कि आप इस सिनेरियो को कैसे हैंडल करेंगे। वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, वो आपका मतलब एक हिसाब का आपका माइंड चेक कर। मुझे ये बताएं कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है जैसे मैं हूँ, अब मैं सेल्स की एक जॉब करने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो कोई ऐसा सेल्स स्पेसिफिक या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल होते हैं जो वो करते हैं और उसका आपको मतलब कोई पता हो या ना पता हो, ये कोई चीज़ ज़रूरी होती है? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि आप सेल्स की जॉब करने जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल क्या सवाल? आपसे सेल्स की क्वेश्चनिंग करेंगे। क्वेश्चनिंग ये होती है कि अगर आपकी जॉब की टाइमिंग जो सी है रात 7 से 10 की है, तो अगर एक डॉक्टर के साथ आपकी मीटिंग है रात 12 बजे, वो रात को 12 बजे पेशेंट से फ्री होता है, ठीक है, तो देन आप क्या करेंगे, ठीक है। आंसर वहां पे ये होना चाहिए, क्योंकि आपकी ये जॉब है तो आपको तब तक वेट करना पड़ेगा। आप तब तक वेट करेंगे, डॉक्टर की कॉल करेंगे, देन आप मूव करेंगे ऑन दैट। इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है, और सेल्स के अंदर ये है कि एक कोई प्रोडक्ट आपको दी जाएगी, बिल्कुल ऐसी आपने उसके सारी फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स, उसके यूजफुल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सारे प्लान करके आपने डॉक्टर के साथ मीटिंग करनी है और उसको ये बताना है कि ये हमारी प्रोडक्ट क्यों अच्छी है। ऐसे ही है, फिर आपको कोई हेड करेगा ऑब्वियसली, और फिर ये जब फॉर एग्जांपल आपने कुछ अर्सा यहाँ गुजार लिया, कितना अर्सा यहाँ पे आपको कम से कम सेल्स के अंदर आपको लगता है कि आपको स्पेंड करना चाहिए ग्रिप अच्छी होने के लिए सारा? क्योंकि मतलब सेल्स के बेसिकली आपकी जो सी जॉब्स होती है वो सेल्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि ये नीचे वाले जो से लोग हैं मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह, मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह, जब तक आपको इन चीज़ों का निचले तबके का पता नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को आगे जाके मार्केटिंग में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जिसको मेडिकल रैप भी कहते हैं, जी और आप फार्मासिस्ट हैं, आप ये सेल्स की जॉब कर रहे हैं, तो आप
कैसे डिफर करते हैं? क्योंकि आम एक पब्लिक में ओपिनियन होती है कि ये तो मेडिकल रैप वाली काम है, ठीक है, तो ये मेडिकल रैप क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और एक फार्मासिस्ट क्या है सेल्स का? मेडिकल रैप बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उस मेडिकल रैप को सिर्फ जो उसके पास प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मतलब 3 to 4 प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो उसकी टोटल नॉलेज होता है उसके पास। उसके डिफरेंट सेशंस होते हैं, FGP1 FGP2 वगैरह उसके सेशंस होती हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में बताया जाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट के ये साइड इफेक्ट्स हैं, आपने डॉक्टर के साथ जाके ये कॉल करनी है, आपके साइड इफेक्ट्स ये हैं, इसके यूजेस ये हैं, इसकी इंडिकेशंस ये हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ये हैं। वो सिर्फ 3 to 4 प्रोडक्ट्स तक ही रहते हैं जो एक उनका ग्रुप होता है। और एक फार्मासिस्ट जो है वो अपने कोलीग्स को, जो जिनको समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि वो डॉक्टर्स का मेडिसिन का डॉक्टर है, वो उसको सारी प्रोडक्ट्स का पता होता है, सारे जेनेरिक्स का पता होता है, वो अपने फेलोज को भी बता सकते हैं, वो आगे जाके डॉक्टर के साथ एक अच्छी कन्वर्सेशन कर सकता है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर पुराने ज़माने में या अभी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक लिमिटेड टाइप के बिजनेस को, लेकिन जहाँ पे अच्छी फर्म्स और सारा कुछ है वो एक फार्मासिस्ट को हायर करती हैं इस वजह से कि उसकी नॉलेज अच्छी है और वो ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना लाइसेंस बना सकता है किसी डॉक्टर के साथ और उसको कन्विंस कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे लगता है कि मेडिकल रैप से जो फार्मासिस्ट की वो ग्रोथ भी ज़्यादा है और वो जल्दी ग्रोथ है, वो जंप भी जल्दी करता है, और दूसरा ये कि वो आगे जो पोस्ट है उसकी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि आप एज अ फार्मासिस्ट सेल्स के अंदर आए हैं, जी जी, नेक्स्ट आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मार्केटिंग में देखते हैं या फिर इसकी कौन कौन सी पोस्ट आपके ऊपर है? जी जी, जब आप हायर होती हैं एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ सेल्स पर्सन इन किसी भी कंपनी में आप हायर होते हैं तो आपको कम से कम 6 to 8 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं नीचे सेल्स में, ठीक है। देन आप स्विच करते हो मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में सबसे पहले पोजीशन आती है एक प्रोडक्ट एग्जेक्टिव की, ठीक है। उस प्रोडक्ट एग्जेक्टिव के बाद आप कुछ अर्सा गुजार के, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव का क्या काम होता है? मार्केटिंग में सबका काम एक ही है, लेकिन एक हिरार्की बनी हुई है, एक हिरार्की बनी हुई है, ठीक है। सीनियर जैसे होता जाएगा तब तक उसका जो सा सीनियर मोस्ट है वो नीचे के लेवल को डील कर रहा है और वो बाकी ग्राउंड को डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव आ गया, इसके बाद असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर आ जाता है, वही एग्जेक्टिव ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी APM, बिल्कुल APM। देन उसके बाद आपका प्रोडक्ट मैनेजर आएगा, प्रोडक्ट मैनेजर बिल्कुल, उसके बाद आपका BM आएगा, बिजनेस मैनेजर। अच्छा, ठीक है। देन इसी तरह आपके पास, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, बिजनेस मैनेजर एक होता है कि मल्टीपल होते हैं? बिजनेस मैनेजर एक ग्रुप का एक होता है। अच्छा, मतलब ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स को जरा डिफाइन कीजिए। ग्रुप्स क्या मतलब? कोई मेडिसिन के जैसे साइकेट्री के अलग ग्रुप या कार्डियोवैस्कुलर के अलग या एंटीडिप्रेसेंट, ये ग्रुप्स हैं? जी जी, ऐसे कार्डियोमेटाबॉलिक का एक ग्रुप होता है, यूरोलॉजी का ग्रुप होता है, मेडिसिन का ग्रुप होता है, न्यूरोसाइकेट्री का, ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, तो आपने कहा कि BM हर ग्रुप का अलग होता है? हर ग्रुप का अलग होता है। PM भी हर ग्रुप का अलग होता है? PM और APM जो से हैं इनके अंडर एक प्रोडक्ट होती है, मतलब जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर से मुराद ये है कि वो एक प्रोडक्ट को डील कर रहा है, उसकी जो सी मतलब जो से हैं ड्रॉप कार्ड्स वगैरह, लीफलेट्स वगैरह, उसको टोटली प्रोडक्ट का वो डिजाइन कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा क्या मैं सही करूं कि एक BM है एक ग्रुप का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एंटी डिप्रेसेंट का ग्रुप है, ठीक है, उसके नीचे एंटी डिप्रेसेंट में 5 फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मैनेजर अलग है, ऐसे ही। इसका मतलब है BM के नीचे 5 प्रोडक्ट मैनेजर है। प्रोडक्ट मैनेजर से मुराद ये है कि 5 उसके अंडर होंगे, जिनमें प्रोडक्ट मैनेजर होगा, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर होगा और प्रोडक्ट एग्जेक्टिव। वो मैं समझ गया। फिर वो प्रोडक्ट मैनेजर के नीचे APM है, ठीक है, और BM के नीचे तो फिर ये सारी हिरार्की है, ऐसी हिरार्की है। ठीक हो गया, समझ गया। तो ये इस तरह से। अच्छा, मुझे बताएं फिर, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ फिर इधर से प्रोडक्ट एग्जेक्टिव, फिर APM असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर, फिर प्रोडक्ट मैनेजर और फिर इवेंचुअली BM है। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा, अगर एक रफ कैलकुलेशन करें सैलरी के हिसाब से किसी भी कंपनी की, आप मतलब आप अपने फील्ड में काम किया है, डिफरेंट आप सेल्स के लोगों से मिलते हैं, ये मुझे मतलब बताएं कि सैलरी का क्या हिसाब किताब होता है? मतलब एक स्टार्टिंग में एक सेल्स पर्सन क्या सैलरी ले रहा है, ये जब प्रोडक्ट एग्जेक्टिव बनता है तो इसकी कितनी इंक्रीमेंट होती है, फिर एक अगर APM बनता है तो क्या इंक्रीमेंट है, PM है तो क्या, ये जरा मुझे बताइएगा रफली। जैसे आप सेल्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है,
फार्मा का सेल्स का ये रूल होता है कि आपको फर्स्ट मंथ इनकी मिलती है ग्रॉस सैलरी यही 22-25 तक आपकी 1000 ये होती है। देन उसके बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं डेली। हर कंपनी के डेली अलाउंस वगैरह डेली एक्सपेंस डिफरेंट होते हैं, किसी के 400 होते हैं, किसी के 600 होते हैं, किसी के 500 होते हैं। देन आफ्टर कैलकुलेशन आपके डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह लगते हैं, इनमें आपका मेडिकल अलाउंस होता है, आपकी इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है आपकी, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस होती है, आपके डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह। चलिए इसको अगर एक हम करें कि एक अमाउंट बताएं कि सेल्स की कितनी आप जो है स्टार्टिंग में हो जाते हैं, मतलब ये 45 से 50 के करीब। हाँ 45 to 50, 50 to 60 वगैरह इस रेंज में होती है। ठीक है, हो गया। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। अच्छा मुझे बताएं कि सेल्स ऊपर चला जाता है प्रोडक्ट एग्जेक्टिव, इसकी एक टेंटेटिव अमाउंट बता दें कोई, मतलब ये नहीं कि करेक्ट हो लेकिन टेंटेटिव क्या होगी इसकी कोई? टेंटेटिव इसकी यही कोई 65 to 70,000। चलें इसकी 70 लगा लेते हैं। फिर आगे आ जाते हैं एपीएम की। ये 1 लाख का डिजिट क्रॉस कर जाती है इजीली। और साथ इसके कोई इस तरह के पर्क्स भी होते हैं कि आपको फ्यूल मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, कुछ इस तरह की चीजें हो रही है। जो भी हेड ऑफिस जॉब होती है, काफी कंपनीज है जो अपने हेड ऑफिस में जो भी आपका पर्सन, मतलब जो भी फार्मासिस्ट या क्योंकि पीएम वगैरह वो ज्यादा फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, ठीक है। कोई भी हेड ऑफिस जॉब होती है जब वो हर प्रोडक्ट को, मतलब हर एपीएम को, हर प्रोडक्ट एग्जेक्टिव को, हर पीएम को एक ही गाड़ी दी जाती है उन कंपनी की मतलब पॉलिसी के मुताबिक। ठीक हो गया, ठीक है। और उसके पास गाड़ी होती है, उसके बाद उसको अपना फ्यूल अलाउंस भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 90,000 टू 1 लाख अगर एपीएम की एक पे है, ठीक है, वो उसकी सैलरी है। देन उसके बाद उनको जो सा अलाउंसेस मिलते हैं करीबन 360-340 लीटर्स पर मंथ इनका पेट्रोल मिलता है, क्योंकि उन्होंने जाहिर बात है आउट ऑफ स्टेशन भी ट्रैवल वगैरह करना होता है। उनका मतलब वन मंथ में उनके 3 to 4 टूर्स होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब एक ना स्केच आ गया। और मुझे उम्मीद है कि आपके सामने ये जो सेल्स और मार्केटिंग का एक जो है ना स्केच ये आ गया होगा कि ये आपका बीएम क्या है, पीएम क्या है, एपीएम क्या है, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव क्या है, सेल्स क्या है। तो कई जो लोग थे ना वो ये कहते हैं कि जी हम मेडिकल रैप नहीं बनना चाहते, सेल्स और ये क्या है। लेकिन इसकी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ग्रोथ आपने देखनी है तो ये वो वाहिद चीज़ है कि जिसके अंदर ग्रोथ है। और चूंकि आपके सामने इतने ब्रांड्स और इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे वहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, जहाँ पे वैकेंसीज़ है वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन की वैकेंसी नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, सिर्फ इनकी वैकेंसी नहीं है। उन्होंने सेल्स करना है तो उनका सेल्स का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। और जब आप इसमें जाते हैं तो आपके पर्क्स अलग हैं, आपके अलाउंसेस अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, तो उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। फिर जब आप एक कंपनी के अंदर आपको लगता है कि मैं इससे बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ स्विच कर सकता हूँ और आपकी इतनी एक्सपर्टीज कॉम्पिटेंसी आती है तो अच्छी से अच्छी कंपनी जो होती है वो आपको ऑफर करती है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी। और फिर आप अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक या अपनी उसके मुताबिक देखते हो कि अब मैं कितना सर्विसेज किसको दे सकता हूँ और वो मुझे कितना ऑफर करते हैं, तो फिर आप उसमें फिर कंपटीशन की तरफ चले जाते हो। और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो अर्निंग है वो लाखों में 3 लाख 4 लाख 5 लाख और अबव होती है। और ये एक्सपीरियंस के साथ सारा कुछ है, तो इसमें ग्रोथ है, इसमें आपके आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिसने ये 1 से 1.5 साल जो है 2 साल जो है ये अच्छे गुजार लिए स्ट्रगल वाले, मतलब मैं अगर कहूँ कि 1 से 1.5 साल सेल्स का और मार्केटिंग की स्टार्टिंग वाला, ये अगर अच्छा गुजार लिया तो आपकी आने वाली लाइफ में चीज़ें जो होगी बहुत आसान होगी, जिसमें आपको इनर पीस मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा और आपको पता चलेगा कि मैंने उस वक्त मेहनत की थी जब सारी दुनिया या सब लोग जो थे वो आसान चीज़ की तरफ भाग रहे थे। ठीक है, एक तो होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि एक किसी का हॉस्पिटल है, किसी का वो है, लेकिन कई लोग ग्रोथ करना चाहते हैं और मार्केटिंग इंडस्ट्री में, लेकिन वो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली मिल जाए ये चीज़, वो डायरेक्टली नहीं मिलेगी। जब आप उन लोगों से अलग सोचेंगे कि जी मैं बेस लेवल से शुरू करूं तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी इवेंचुअली, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होगी। तो मैं शाहान आपका एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने लोगों को गाइड किया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आज आंसर हो गए। और अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि कोई मैं फील्ड से उठा के या किसी ऐसी जगह से किसी के पास अप्रोच करूँ उसको जिससे आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो मुझे वो सवाल भी भेजिएगा, मुझे बताइएगा कि किस एरिया को आप टच करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह उस वीडियो के साथ फिर हम लोग दोबारा आएंगे। शुक्रिया।